हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमो नमः मित्राणि, स्वागतं भवतां सर्वेषां पुनरेकवारम् अपूर्वायाः पाठशालायाम्। अहमस्मि भवतां संस्कृतशिक्षकः आशीषः। तो मित्राणि, एतस्मात् पूर्वं मया दशम्याः कक्षायाः क्वेश्चन पेपर परीक्षापत्रम् एकं वीडियो स्थापितमासीत्। इदानीम् अहं भवतां कृते पाठानाम् आरम्भं करोमि इति चिन्तितवान्। तो आदौ सन्धिः इति विषयं स्वीकृत्य भवतां कृते उपस्थापयामि। तो सन्धिः और संधि क्या होती है, संधि स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आराम से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है संधि। ये संधि जो है, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं संस्कृत और हिंदी दोनों बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। और ये 6 स्टैंडर्ड टू 2nd PUC और जो भी है दूसरे एग्ज़ाम की, जो गवर्नमेंट इधर उधर जो अपने पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, संधि क्या होती है वो भी यहाँ पे बहुत आराम से और आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलो, संधि होती क्या है। तो वो बोल रहा है, व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार क्या होता है? जब दो वर्ण अलग अलग होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है, ठीक है, यह वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार मतलब परिवर्तन आता है, होता है, उसे संधि कहते हैं। तो मतलब आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी तो समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय में जब ये अलग अलग हुआ तो अलग अलग होने में दो वर्ण ये हो गए, आ प्लस आ। पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहा जाता है? पूर्व पद कहा जाता है ये जो विद्यालय में विद्या आ, ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है। और उत्तर पद में जो पहला वाला वर्ड होता है वो उत्तर पद का पहला वर्ड कहलाता है। तो जब भी संधि होती है, दो अलग अलग चीजें अलग होती हैं और अलग होकर एक साथ जुड़ती हैं, तो उसी को संधि कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक वर्ण रूपी दीर्घ एकादेश हो गया है। तो पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है कि दो पदों में से दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य, तो मतलब जब दो अलग अलग वर्ण एक साथ जुड़कर मिलते हैं उसी को संधि कहते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देख के समझते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है, संधि प्रायः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बट आज हमारा टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक है अच संधि, मतलब ये हमारा आज का टॉपिक है स्वर संधि। मैं आज आपको स्वर संधि इसमें पढ़ाऊंगा। और आप देख सकते हैं ये 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की जो ग्रामर बुक है उससे लिया हुआ लेसन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। अच संधि ये प्रत्ययों में आता है। अगर आपने कभी सुना होगा अपनी जीवन में, ऐ उन रुल रुक ए ओम ऐ औज हाय वरट लण यम गणनम झमे घड़दस जबगड़दस, जो माहेश्वर सूत्राणी भी कहा जाता है, तो वहां से आता है ये अच संधि में। आ ई उन में अच संधि के अंतर आता है। तो स्वर संधि क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ पे बोला है, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को, वर्ण विकार मतलब विकार मतलब परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वही है, दो वर्ण के जो अत्यंत समीप आके जुड़ जाएंगे और उसके बाद उनमें जो परिवर्तन आएगा उसको ही स्वर संधि कहते हैं। तो प्रायः स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की भी होती है। पर जो CBSE 9th 10th और दूसरे जो ऑल बोर्ड्स हैं, जो भी है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, यूपी और जितने भी इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, मतलब स्टेट वाइज जो बोर्ड है, सब में यही पैटर्न होता है। संधि तो यही होती है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग
स्टाइल में पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें एक लॉजिक ये होता है कि इसमें समझने वाली चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको समझ में क्या आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आ रहा है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है कि बड़ा। सबसे पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अकः सवर्णे दीर्घः, ये एक सूत्र है इस संधि में। अकः सवर्णे दीर्घः मतलब अकः इत्युक्ते आ इ उ, सवर्णे दीर्घः, और तथा रु स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ इ उ या रु स्वर आए। ये आ ई उ या स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ रु हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इस आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरे उसमें आपको ये सूत्र याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो दीर्घ संधि मतलब सबसे आसान है। तो आपको एग्जाम्पल भी याद नहीं रखना है, आपको सूत्र ही याद रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट संधि में यही चीज़ होती है जो बच्चे फॉलो अप नहीं कर पाते। मतलब दीर्घ संधि का ये सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट संधि आएगी गुण। गुण संधि का ये सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट संधि आएगी वृद्धि संधि, इसका ये सूत्र है। तो सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सूत्र याद है तो आपको सब कुछ याद है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बोल रहा है? इसका सूत्र बोल रहा है कि आ और आ के बाद प्लस, मतलब आ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इन दोनों के बाद अगर बड़ा आ हो या छोटा आ हो, या छोटा आ हो या बड़ा हो, मतलब इनके आ के बाद अगर आ हो तो आ ही होगा। ठीक है, आ के बाद अगर आ हो तो आ ही होगा, और ई के बाद ई होगा, ऊ के बाद ऊ होगा, और रू के बाद रू होगा। ठीक है, रू से ऋषि, ऋषि भी बोलते हैं, ऋषि भी बोलते हैं, ऋषि भी बोलते हैं। सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्दों में कहा जाता है। ठीक है तो आगे देखते हैं। तो आपको इसमें सूत्र याद रखना है। तो दीर्घ संधि में जो एग्जाम्पल दिया है इसने, पुस्तक प्लस आलय। देखो पुस्तक में जो ये का है, का में इसका लास्ट लेटर क्या दिख रहा है आपको? आ दिख रहा है। इसका लास्ट लेटर क्या है? आ है। ठीक है, इसका लास्ट लेटर क्या है? आ है का में। और आलय में पहला लेटर, मतलब मैंने बोला था ये पूर्व, ये वाला पूर्व हो गया और ये वाला उत्तर हो गया। पूर्व और उत्तर, उत्तर में प्लस करके आपने देखा तो उसके बाद क्या हो गया? आ हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें आ हो गया। अगर आ, और हमने सूत्र में पढ़ा था कि आ और आ के बाद अगर दोनों मैच कर दिए जाएंगे तो आ ही आएगा, बड़ा आ ही आएगा। अगर आप सूत्र भी देखेंगे तो सूत्र में भी ऐसा ही दिया है। ठीक है, तो पुस्तक का अ, आलय का आ, दोनों मिल गए तो बन गया पुस्तकालय, पुस्तकालयः। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? देव प्लस आशीषः। वाओ, माय नेम केम। देव प्लस आशीषः, देवाशीषः। देव में आप देख सकते हो, देव में आ है और आशीषः में आ है। अ और आ मिल गए तो आ हो गया, यहाँ पे हो गया देवाशीषः। आगे क्या बोला है? दैत्य प्लस अरि। दैत्य में आ है और अरि का अ है। अ जोड़ के अगेन आ हो गया। आप देख सकते हैं दोनों जुड़ने के बाद क्या हो रहा है? इसमें दैत्य में आ है और अरि में भी अ है। जब ये दोनों जुड़ गए तो उसके बाद एक बड़ा शब्द बना। वो शब्द क्या था? आ, मतलब एक वर्ण बना, वो आ था। वो क्या था? आ। तो दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि। च प्लस अपि, चापि। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। गिरि प्लस इंद्रः, गिरीन्द्रः। कपि प्लस ईशः, कपीशः। मही प्लस ईशः, महीशः। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है। नदी प्लस ईशः, नदीशः। लक्ष्मी प्लस ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। सु प्लस उक्तिः, सूक्तिः। भानु प्लस उदयः, भानुदयः। और पितृ प्लस ऋणम, पितृऋणम। ठीक है, अब इसमें ये तो संस्कृत के बच्चों के लिए बोला। इसमें हिंदी बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, बस हर जगह से विसर्ग हटा देना है। हर जगह से अगर आप विसर्ग हटा दोगे तो सेम टू सेम हिंदी के जैसे ही एग्जाम्पल्स बनेंगे। जैसे पितृ प्लस ऋणम में अगर आप ये माँ हटा दोगे तो हिंदी में ये हलंत वाला माँ नहीं होता है, खाली पितृ प्लस ऋण, पितृण ऐसे होता है। भानु प्लस उदय, भानुदय। संस्कृत में भानुदय हो गया और हिंदी में भानुदय हो गया।
इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी ये हो गया है आपका दीर्घ संधि के ऑल एग्जाम्पल्स। मैं अभी भी आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको दीर्घ संधि में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये सूत्र याद रखना है। बस ये जो सूत्र है आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आपको सारे एग्जाम्पल्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट संधि क्या बोल रहा है, गुण संधि बोल रहा है। नेक्स्ट संधि क्या बोल रहा है, गुण संधि बोल रहा है। गुण संधि में भी यहाँ पे आद गुणा सूत्र है, आपको यहाँ पे खाली सूत्र याद रखना है। इसमें सूत्र क्या है, यदि आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ई और ई आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाएगा। ठीक है, आ के बाद अगर ई हो तो ए हो जाएगा, और आ के बाद उ हो तो ओ हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है आ के बाद अगर उ हो तो ओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला आपको यूज करना है। आ के बाद ई हो तो ए होगा, आ के बाद उ हो तो ओ होगा। कैसे, देखते हैं। देखिए, आ ई से ए बन रहा है तो उप प्लस इंद्रा, उप में आ है, ई आ ई जोड़ा तो उपेंद्र। ठीक है, आ में ई ऐड हो गया तो ए हो गया तो उपेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। गण प्लस ईशः गणेशः। महा प्लस ईशः महेशः। नर प्लस ईशः महा प्लस ईशः महेशः। नर प्लस ईशः नरेशः। सुर प्लस ईशः सुरेशः। तो आप सब देख सकते हो, सब अगर यहाँ से लाइन से देखोगे तो सब के एंड में आ है, और पहली वाली लाइन में सब में ई है। जब आ और ई आपस में जुड़ा तो ए बन गया, और हर जगह आप देख सकते हो एक लाइन में सब में ए है। इस पूरी एक लाइन में आपको ए नजर आ रहा है। तो आपको इस पूरी लाइन में अगर आपको ए नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं आ एवं ओ वर्णों के गुण कैसे कहा जाता है। तो मतलब आ के बाद ओ उ कैसे हो रहा है। तो ये लता प्लस युवा लतैवा, गंगा प्लस इति गंगेति। अब आ और उ आपस में जुड़ने के बाद ओ कैसे बना रहे हैं, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय। यहाँ पे आप देख सकते हो आ है और इसके बाद उ है, जब आ और उ जुड़ जाएगा तो ओ हो जाएगा, तब हो जाएगा भाग्योदय। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ठीक है, अगेन आ के बाद उ है तो ओ हो गया सूर्योदय। नर प्लस उत्तम नरोत्तम। हित प्लस उपदेश हितोपदेश। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। यथा प्लस उचितम यथोचितम। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। महा प्लस उरुहु महोरु। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आ के बाद अगर रू आ जाए, ऋषि वाला रू आ जाए तो अर आदेश हो जाएगा, अर। देव प्लस ऋषि देव ऋषि। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। एक और मुझे याद आ रहा है, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो ये इसमें क्या था, इसमें आपको सूत्र याद रखना था। तो गुण संधि की क्या विशेषता है, गुण संधि की मेन विशेषता यही है कि इसमें ये जो सूत्र है आ के बाद ई हो तो ए आ जाएगा, आ के बाद उ हो तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद रू हो तो अर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अर हो जाएगा। बस आपको इसमें भी सूत्र याद रखना है। अगर आपको इसमें सूत्र याद है तो आपको सब कुछ याद है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है। तो बस इतना ही है, आगे देखते हैं, आगे और भी है। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में सूत्र याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ये होता है इंक्रीज होना, बड़ा होना, मतलब वृद्धि करना किसी चीज में। तो इसमें भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्या है, सूत्र ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, यदि आ और आ के बाद ए और आई आ जाए, अगर आ और आ के बाद ए और आई आए तो दोनों के स्थान में आई एक आदेश होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, आ और आ के बाद ओ या औ आए तो औ आदेश होता है। देखते हैं कैसे।
तो यहाँ पे उसने कुछ उदाहरण दिए हैं। आ और आ के बाद ए और ए आए तो आई हो जाएगा। कैसे? मम प्लस एवा ममैव, एक प्लस एकम एकैकम, तव प्लस एव तवेव। ठीक है, तो सब में लास्ट में आ दिख रहा है आपको और यहाँ आपको सब में ए दिख रहा है। तो आ और ए जब जुड़ गया है तो आई बन गया। अद्य प्लस एव अद्यैव, लता प्लस एव लतैव, तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम। हाँ, अब आया ऐश्वर्यम, मतलब बड़ी ए की मात्रा वाला एग्जाम्पल। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम। तो खाली दो एग्जाम्पल इसके आई वाले, बाकी सारे के सारे स्मॉल ए के हैं। आई के दो ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? उसके बाद वो बोल रहा है ओ और ओ के बाद क्या होता है? तो जल, जल में आ और ओ जुड़ गया तो जलौध। मम प्लस औषधि ममौषधि, नव प्लस औषधि नवौषधि, विद्या प्लस औचित्यम। अब आपको मिला यहाँ पे बड़ा औ और यहाँ पे बड़ा औ, ये दो चीज आपको मिली तो विद्यौचित्यम। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र ही है। अगर आपको सूत्र याद है तो सब कुछ याद है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर आपको कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो वृद्धि संधि का सूत्र भी है, अगर आ और आ के बाद ए और आई आ जाए तो आई ही होगा, और अ और आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ होगा। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यण संधि। यण संधि क्या बोल रहा है? इको यणचि इक स्थाने यण स्यात्, ऐसा कोई सूत्र है। इको यणचि इक स्थाने यण स्यात्। इक, इक मतलब ई उ रु लृ, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सूत्र के 4 एग्जाम्पल है। ई उ रु लृ, इनके बाद क्रमशः अगर कोई सा भी स्वर आता है, मतलब इक के बाद, ये ई उ रु लृ के बाद अगर कोई सा भी स्वर आता है तो उसकी जगह में ई की जगह में या, ऊ की जगह में वा, और रा, रू की जगह में रा, और लरू की जगह में ला हो जाएगा। मतलब वो क्या बोल रहा है? ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए, रू के बाद रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लरू के बाद लरू तो खैर होता नहीं है। तो ये तीन ई ऊ रू के बाद सेम ई नहीं होना चाहिए तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई जुड़ेगा तो दीर्घ संधि हो जाती है। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल होना चाहिए, मतलब आ होना चाहिए, ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। तो देखो पहले वाले में बोला यदि, यदि के लास्ट में क्या है? ई की मात्रा। उसके बाद क्या है? अ, ई के बाद क्या आ गया? अ, तो ई की जगह में क्या हो जाएगा? य, तो हो गया यद्यपि। ठीक है, अगेन इति, इति में ती ई के बाद क्या है? आ, अगर इन दोनों को जोड़ जाएगा तो इत्यापि, इत्यादि। सेम अति प्लस आचारः अत्याचारः, इति प्लस अवदत् इत्यवदत्, नदी प्लस आवेगः नद्यावेगः। अब सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, सब में लास्ट में ई नजर आ रहा है यहाँ तक। ई के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? ए आई, यहाँ पे आई एक आया। इति प्लस एकम भी होता है, इत्येकम, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, ऐसा भी होता है। ठीक है, सु प्लस, उसके बाद ऊ क्या एग्जाम्पल बोल रहा है? सु ऊ, ऊ के बाद क्या है? आ, तो उसकी जगह में क्या हो गया? वा, स्वागतम। अनु प्लस अयः अन्वयः, अनु प्लस एषण अन्वेषण, मधु प्लस अरि मध्वरि, एंड वधु प्लस आगमन मध्वागमन, पितृ प्लस, अब रू का उसने एग्जाम्पल दिया है, रू, रू के बाद पित्रादेशः। तो सूत्र क्या था हमारा? हमारा सूत्र था कि ई के बाद ई की जगह में या हो जाएगा, ऊ की जगह में वा हो जाएगा, और रू की जगह में रा हो जाएगा, और लरू की जगह में ला हो जाएगा। ये हमारा सूत्र था। तो आपको अकॉर्डिंगली सूत्र के हिसाब से चलना है। अगर आप सूत्र के हिसाब से चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके ये 3 एग्जाम्पल हैं, और लरू प्लस आकृति एक एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल है लरू प्लस अकारः लकारः। अगर आप देखोगे ये लरू, ठीक है, लरू प्लस अकारः, ठीक
ठीक है। तो ये लुरु के बाद क्या है, लुरु के बाद आ है, तो लुरु की जगह में क्या आ जाएगा, ल, तो बन जाता है एग्जाम्पल लकार रहा। टेंसेस बोलते हैं लकार को, ये लकार बन जाएगा। ये दो एग्जाम्पल फेमस है इसके, लुरु प्लस आकृति लाकृति ही, एंड लुरु प्लस अकार लकार। सेम थिंग विल अप्लाई फॉर हिंदी ऑल्सो। वधु प्लस हरि मध्वरी, वधु प्लस आगमन या वधु आगमन वध्वागमन, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। तो सेम थिंग हिंदी में भी अप्लाई होती है। हिंदी के बच्चे भी इसको आराम से समझ सकते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ परिश्रम नहीं करना है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो बच्चों आपको लगा होगा कि गुरुजी ने बहुत सिंपल वे में बोला है, कुछ अलग से लिख के समझाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको वो चीज़ें भी करके दे सकता था, पर मेरा मेन उद्देश्य मोटो यही है कि आप सूत्र को याद रखो। ये सूत्र आप याद रखो, और यहाँ पे ये जो सूत्र है इसको याद रखो। मतलब दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि मतलब आ होता है, ई होता है, ये आपको याद रखना है। उ होता है, और रू होता है। गुण संधि क्या होती है आपको ये याद रखना है। गुण संधि का मतलब अगर आ के बाद ई हो तो ए हो जाएगा, गण प्लस ईश गणेश, इतना याद रखना है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, मतलब आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद रू हो तो अर हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। और दीर्घ संधि में आपको क्या, वृद्धि संधि में आपको क्या याद रखना है, वृद्धि संधि में आ के बाद ए हो तो आई हो जाएगा, आ के बाद ओ हो तो औ हो जाएगा। ये वृद्धि संधि में आपको याद रखना है। और गुण संधि में आपको याद रखना है कि ई उ रू लरू, ये जो चार वर्ण है, इनके बाद कोई सा भी स्वर आएगा तो इनकी जगह में क्रमशः ई की जगह में या हो जाएगा, ओ की जगह में वा हो जाएगा, रू की जगह में रा हो जाएगा, और लरू की जगह में ला आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, आप इतना याद रख लेते हैं, तो फिर बहुत आसान है। अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे तो डिफिकल्टी होगी। तो ये चार संधि पढ़ाने के बाद अयादी संधि अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अयादी संधि जल्दी से समझ में नहीं आती है, उसको समझाना थोड़ा अलग से पड़ेगा आपको। बाकी ये चार संधि तो आपको समझ में आ जाएगी, अगर आप इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। तो चलो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं लगा या कुछ कमी रह गई है तो आप बोल सकते हैं, हम फिर दोबारा आपके लिए अच्छे से कोशिश करेंगे। तो चलो, तब तक अपना ख्याल रखो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करने में आपका पूरा अधिकार है। बाकी कर लेना शेयर, लाइक, जो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब, जो भी आप कमाने कर लेना। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, अपना तो चलते रहेगा। तो चलो, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। सो धन्यवाद।